नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग सेट नंबर 11 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले कुछ वीडियोज आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो जाकर शुरू में से जाकर देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक चले जा। आपके लिए हम कोशिश करते हैं कि जितना ईजी में समझा दिया जाए, मतलब हमारा एक कोशिश ईजी से ईजी में आपको समझा दिया जाए। तो हम एनिमेशन के द्वारा बताने की कोशिश करते हैं, इमेज लगाकर बताने की कोशिश करते हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी करिए। यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में पढ़ाई जाती है, तो आप वीडियो को शुरू से जाकर देखा कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो मतलब शुरू से जाकर देखिएगा वीडियो। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है और वहाँ क्यूज भी होता है। जो भी मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है वहाँ दे दिया जाता है, तो आप वहाँ जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल में जाकर आप सर्च कीजिएगा स्टडी नंबर 1, या आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, या आप जहां कमेंट करते हैं वहां भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और आप जो भी मतलब आपको यहाँ लिखाया जाता है उसको आप नोट डाउन करते जाइएगा। एक कॉपी और पेन अपने पास लेकर बैठिएगा और उसको नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि हर सेट में 1 से 2 टॉपिक यहाँ क्लियर कराया जाता है। तो आप सेट मतलब जब भी वीडियो को देखते हैं तो आप अपने पास एक कॉपी और पेन जरूर रखिएगा और उसको नोट डाउन करते जाइएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का है, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। यहाँ प्रश्न है कि पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो भी आप आंसर जानते हैं तो आप पेन और कॉपी लेकर बैठते हैं तो आप वहाँ नंबरिंग कर लें 1 से 20 तक, और खुद से हमें बताने से पहले आप आंसर लिख लीजिए। जैसे मैं 1 तो 1 का आप जो भी आंसर मान लीजिए कि लिख जान रहे हो उसको आप लिख लीजिए हमको बताने से पहले, और जब हम बताते हैं उसको मिलाते जाइए। और जब टोटल प्रश्न आपको कंप्लीट करा दिया जाता है तो आप चेक करें कि आपका जो सोचते हैं आप कितना आंसर मतलब सोच सकते हैं सही। तो आप ये भी चेक कर सकते हैं। तो ये आप आंसर इसका दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं, लिख रहा है भूमध्य रेखा के पास, कर्क रेखा के पास, मकर रेखा के पास और ध्रुव के पास। तो बता रहा है कि घने वन अधिकतर मिलते हैं। कहने का मतलब सबसे अधिक वन कहाँ मिलते हैं, कर्क रेखा पे, मकर रेखा पे, या भूमध्य रेखा पे, या ध्रुव पे। तो इस प्रश्न के आंसर जानने के लिए प्रश्न है, क्योंकि लॉजिक प्रश्न है, इसको रटना नहीं है। तो आपको इतना मालूम हुआ भूमध्य रेखा हम लोग किसको कहते हैं। तो भूमध्य रेखा हम लोग 0 डिग्री लाइन को कहते हैं। भूमध्य रेखा किसको बोलते हैं, तो 0 डिग्री लाइन को हम लोग भूमध्य रेखा बोलते हैं। ये जो 0 डिग्री लाइन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो भूमध्य रेखा बोलते हैं। ये जो इक्वेटर, भूमध्य रेखा को ही इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं, या विषुवत रेखा हो गया, भूमध्य रेखा हो गया, 0 डिग्री लाइन हो गया, या इक्वेटर, सब सेम ही लाइन है। ये जो 0 डिग्री लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। और ये जो उत्तरी अक्षांश हो गया, यहाँ उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री, उत्तरी अक्षांश 23.5 जो डिग्री है, 23.5 डिग्री को हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो दक्षिणी अक्षांश हो गया 23.5 डिग्री, यहाँ आपसे प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री को हम लोग किस नाम से जानते हैं। उत्तरी कहने का मतलब यहाँ ऊपर हो गया, 0 डिग्री लाइन से ऊपर जाएंगे तो उत्तर हो जाएगा, और नीचे आएंगे तो दक्षिण हो जाएगा। तो इतना आपको याद होगा कि हम लोग उत्तर दक्षिण किसको बोलते हैं, पूर्वी पश्चिम। तो इसको बोलते हैं दक्षिण, और इस वाले भाग को हो गया उत्तर, और इसको बोलते हैं पूर्व, इसको बोलते हैं पश्चिम। तो यहाँ से जो उत्तरी अक्षांश है 23.5 डिग्री, ये जो आपका उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री है, उसको प्रश्न पूछ लेता है एग्जाम में कि उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री को किस नाम से जानते हैं। तो कर्क रेखा। अगर दक्षिणी अक्षांश 23.5 डिग्री रहेगा तो मकर रेखा बोलेंगे। इसलिए आप ध्यान से प्रश्न को पढ़ा कीजिए कि उत्तरी है या दक्षिणी है, क्योंकि उत्तरी और दक्षिणी में चेंज होगा तो आंसर भी चेंज हो जाएगा।
23.5 डिग्री दक्षिण रहेगा तो उसको बोलते हैं मकर रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी रहेगा तो उसको बोलते हैं कर्क रेखा, और 0 डिग्री लाइन को बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो यहाँ आपको बताना था कि सबसे घने वन अधिक कहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ जो सूर्य का जो प्रकाश है भूमध्य रेखा पे सालों भर, मतलब कह सकते हैं सालों भर लंबवत पड़ता है। तो इसका कहने का मतलब क्या रिलेशन है सूर्य से, तो सूर्य से रिलेशन ये है प्रकाश से कि जहाँ सालों भर सूर्य के प्रकाश पड़ेगा तो वहाँ सबसे ज़्यादा क्या होगा, सबसे ज़्यादा सूर्य के प्रकाश पड़ेगा, वहाँ से बाष्पीकरण सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ गर्म सबसे ज़्यादा होगा। जहाँ सालों भर पड़ेगा वहाँ सबसे ज़्यादा तापमान मतलब गर्म होगा, तो गर्म होगा तो सबसे ज़्यादा बाष्पीकरण होगा, और सबसे ज़्यादा जो बाष्पीकरण होगा तो क्या होगा, ज़्यादा बादल मतलब सबसे ज़्यादा वहाँ बारिश होगा। कहने का मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा सालों भर जहाँ धूप पड़ेगा वहाँ सब सालों भर मतलब बाष्पीकरण होगा। सबसे ज़्यादा धूप पड़े तो सबसे ज़्यादा बाष्पीकरण होगा, और जब सबसे ज़्यादा बाष्पीकरण होगा तो बादल मतलब वर्षा वहाँ ज़्यादा होगा। तो जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होगा वहाँ सबसे ज़्यादा वन होगा, और जहाँ सबसे ज़्यादा वन होगा वहाँ सबसे ज़्यादा घने वन होगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि भूमध्य रेखा पे सूर्य के जो प्रकाश है सालों भर लंबवत पड़ता है, मतलब एक तरह से बोलते हैं बराबर, मतलब सालों भर पड़ता है। तो जब सालों भर बराबर पड़ता है तो वहाँ जो होता है बारिश सबसे ज़्यादा होगा भूमध्य रेखा पे, क्योंकि बाष्पीकरण सबसे ज़्यादा होगा, और जब बाष्पीकरण सबसे ज़्यादा होगा तो बारिश सबसे ज़्यादा होगा, और जब बारिश सबसे ज़्यादा होगा तो घने वन का होंगे सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होगा वहाँ पेड़ पौधा ही सबसे ज़्यादा रहेगा। तो जब से सबसे ज़्यादा जब पेड़ पौधा रहेगा तो इसका कहने का मतलब जीव जंतु अनेकों प्रकार के पाया जाएगा। जितना भी जहरीले सबसे ज़्यादा सांप हो गए, मच्छर सबसे ज़्यादा सबसे कहाँ पाया जाएगा, जहाँ सबसे ज़्यादा घने वन है या भूमध्य रेखा के पास पाया जाएगा, वहीं सबसे ज़्यादा घने वन है भूमध्य रेखा के पास, तो वहाँ क्या होगा, सबसे ज़्यादा जैव विविधता भी होगा। तो इस तरह से यहाँ रिलेशन बना कि भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा घन क्या होगा, सबसे घने वन होंगे। क्यों, क्योंकि जो सूर्य के प्रकाश होता है वहाँ सालों भर लंबवत बढ़ता है। तो भूमध्य रेखा पे तो यहाँ जो प्रश्न आपसे पूछा कि पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं भूमध्य रेखा के पास, कर्क रेखा के पास, मकर रेखा के पास, ध्रुव के पास, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखा के पास। क्यों होता है इसका रीजन हम आपको बता दिए। आई होप कि आपको क्लियर समझ में आ गया हो, और आप हमें कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि आपको जो भी कंटेंट दिया जा रहा है ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, या आपको जो बताया जा रहा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो भी प्रश्न में डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ आपका जो भी प्रॉब्लम हुआ सेंड कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। आपसे पूछ रहा है कि आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया राजा राम मोहन राय, बी में दिया गया स्वामी दयानंद सरस्वती, सी में स्वामी विवेकानंद, और डी में अरविंद घोष। तो आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर आप सोच लीजिए। हमें बताने से पहले आप इसका आंसर सोच लिया कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, और जब हम बताते हैं तो आप ये देखिए जो आप सोच रहे हैं वो आंसर सही हो रहा है या गलत हो रहा है, या आप कॉपी पे लिखते जाइए और लास्ट में मिला लीजिएगा कि कितना आपका सही हुआ। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगी, राजा राम मोहन राय। तो जो राजा राम मोहन राय थे इनका, चलिए हम लोग राजा राम मोहन राय जो इम्पोर्टेंट मतलब कुछ भी जो स्थापना किए थे इनको बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं डिटेल, जो भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पढ़ना तो बहुत ज़्यादा है। आप जब तक सही कंटेंट पढ़ रहे हैं सही है, लेकिन आप स्मार्टनेस तरीके से अगर नहीं पढ़े, मेहनत भी कर रहे हैं, तो स्मार्टनेस तरीका से मैंने ये नहीं कि आप पढ़ रहे कुछ भी पढ़ रहे हैं तो आप मतलब लाइफ में पढ़ाई कभी समाप्त नहीं हो सकता है। इसलिए आपको सही कंटेंट के साथ पढ़ाई करना और सही दिशा में आपको पढ़ाई करना, मतलब आपको एक अच्छा जो मार्गदर्शक मतलब बहुत जरूरी है, मतलब जो अच्छा मार्गदर्शक हो मतलब अच्छा रास्ता दिखा। तो यहाँ आपको से हम क्या बोले, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय के बारे में हम लोग जान लेते हैं जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। जो हम बोलते हैं उसको आप लिखते जाइएगा, क्योंकि लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो हम बोलते हैं उसको लिखते जाइएगा। राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन राय से रिलेटेड यहाँ ये पॉइंट है कि जो राजा राम मोहन राय थे ब्रह्म समाज का स्थापना की, ब्रह्म समाज का स्थापना किए कौन, तो राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज का स्थापना कौन किया, तो राजा राम मोहन राय।
ये आप पूछ लेता कि ब्राह्म समाज की स्थापना कब हुआ, तो 1828 में। कौन किए थे, तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, यहाँ राजा राम छूट गया तो यहाँ लिख लीजिएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। अगला पॉइंट लिखिएगा, इनको पूर्ण जागरण का पिता भी कहा जाता है। किनको कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को पूर्ण जागरण का पिता। और आधुनिक भारत का पिता जनक अग्रदूत, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि आधुनिक भारत का पिता जनक अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। तो यहाँ लिखिए आधुनिक भारत का पिता जनक अग्रदूत किनको कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत का पिता जनक अग्रदूत किन्हें कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। अगला पॉइंट लिखिएगा, इनको समाज सुधारक के नाम से भी जाने जाते, तो ये भी पॉइंट आप लिख लीजिएगा। और ये जो राजा राम मोहन राय थे, मूर्ति पूजा का मतलब विरोध करते थे। इनको मानना था कि मतलब ये मूर्ति पूजा क्या करते थे, तो विरोध करते थे। और एक इम्पोर्टेंट जो किताब है फारसी भाषा में किताब लिखे थे, उस किताब का क्या नाम था, तुफात उल, इसको आप लिख लीजिएगा तुफात उल। कौन लिखे थे, फारसी भाषा में राजा राम मोहन राय। तुफात उल मुवाहिदीन, तुफात उल मुवाहिदीन, एक किताब कौन लिखे थे, तो राजा राम मोहन राय। और ये जो किताब था फारसी भाषा में था। किस भाषा में था यह किताब, तो ये जो किताब था फारसी भाषा में था, फारसी भाषा में था। और तुफात उल मुहिदीन का मतलब होता है एकेश्वरवाद की तरफ से उपहार। इसका मतलब होता है एकेश्वरवाद की तरफ से उपहार। और एकेश्वरवाद कहने का मतलब होता है कि ईश्वर एक है। ईश्वर क्या है, तो एक है। और एक और किताब लिखे थे प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लिखा दे रहे हैं। और जो एक बार आपके माइंड से जब गुजर जाएगा तो एग्जाम में आएगा तो ज़्यादातर आप उस प्रश्न को मतलब बना लीजिए, एक दो बार आप माइंड से गुजर जाएगा तो। और भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है, किनको, तो राजा राम मोहन राय को। लिख लीजिएगा भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत, भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत किनको कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। और एक जो इम्पोर्टेंट किताब है संवाद कौमुदी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब है कि संवाद कौमुदी किनके द्वारा लिखा गया था। संवाद कौमुदी किनके द्वारा लिखा गया था, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। ये जो किताब था बंगाली भाषा में किताब था। ये जो किताब था किस भाषा में था, बंगाली भाषा में। और एक और किताब लिखी थी बंगाली भाषा में, प्रज्ञा का चांद, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ आपसे पूछा आत्मीय सभा, तो आत्मीय सभा का स्थापना कौन किए थे, तो राजा राम मोहन राय, इसको भी आप लिख लीजिएगा। और स्थापना कब किए थे, तो ये आपका जो स्थापना किया था 1814, और कहीं के 1814-15 देता। तो आत्मीय सभा की जो स्थापना किए थे कौन किए थे, राजा राम मोहन राय, 1814 और 15 देता। इसका आंसर क्या होगा, 1814 या 15, तो ये आप लिख लीजिएगा। और इस प्रश्न का जो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी में देगा स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज का स्थापना किए थे। स्वामी दयानंद जो सरस्वती थे आर्य समाज का स्थापना किए थे। कब किए थे, तो आर्य समाज का स्थापना किया था 1875 में।
ये भी पूछ लेता है एग्जाम में। आर्य समाज कब की था स्थापना? 1875 में। और इंडियन अनरेस्ट एक पुस्तक लिखे, चलिए हम लोग स्वामी विवेकानंद से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है 2-4 पॉइंट उसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ लिखिए स्वामी विवेकानंद लिख कर डैश दीजिएगा। स्वामी विवेकानंद, सॉरी स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती लिखकर डैश दीजिएगा। और पहला पॉइंट में लिखिएगा आर्य समाज की स्थापना किए थे। कब किए थे? आर्य समाज की स्थापना किए थे 1875 में। बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। और इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। भारत का लूथर किंग कहा जाता है। किनको कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को, स्वामी दयानंद सरस्वती को। अगला पॉइंट में लिखिएगा इंडियन अनरेस्ट किनके द्वारा लिखा गया था? इंडियन अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट किनके द्वारा लिखा गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और सत्यार्थ प्रकाश किनके द्वारा लिखा गया था? सत्यार्थ प्रकाश, तो सत्यार्थ प्रकाश भी लिखा गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। और ये आपका हो जाएगा 1874 में लिखा गया था। और पब्लिश कब हुआ था? 1875 भी देता है पब्लिश, तो इसको भी आप याद रखें। सत्यार्थ कहने का मतलब होता है सत्य प्लस अर्थ प्लस प्रकाश, सही अर्थ पर प्रकाश डालने वाला। सत्य अर्थ प्रकाश का मतलब होता है सत्य प्लस अर्थ प्लस प्रकाश, जिसका अर्थ होता है सही अर्थ पर प्रकाश डालने वाला। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एक ऑप्शन नंबर सी में है स्वामी विवेकानंद। एक अगला ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट उसको भी हम लोग लिख लेते हैं कि स्वामी विवेकानंद। तो लिखिएगा स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। तो इनको लिख कर डैश दीजिएगा। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन का स्थापना किए थे कौन? तो स्वामी विवेकानंद। जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी को हम लोग लिखते हैं। पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन पढ़ना वही जो एग्जाम में मतलब आता है। या तो एग्जाम में आपसे नहीं बनता या एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वही प्रश्न को यहाँ मतलब आपको कराया जाता है। तो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन जो स्थापना कब किए थे? 1897 में। जो रामकृष्ण मिशन के जो स्थापना किए थे, गुरु थे विवेकानंद के। जो गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। तो ये भी पूछ लेता कि इनके गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस। गुरु का नाम क्या था स्वामी विवेकानंद के? रामकृष्ण परमहंस। इसको आप लिख लीजिएगा। और बचपन का नाम आपसे पूछ लेता कि बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्र दत्त। इनके बचपन का जो नाम था क्या था? तो नरेंद्र दत्त, नरेंद्र दत्त बचपन का नाम था। और एक जन्म है, जो जन्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के जन्म दिवस पे, मतलब इन्हीं के जन्म पे युवा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। ये भी पूछ लेता है किनके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद। और कब मनाया जाता है युवा दिवस? तो एक युवा दिवस आपसे पूछ लेगा कि युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी। और पूछे किनके जन्म दिवस पे मनाया जाता? तो स्वामी विवेकानंद। और जिनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को।
इसको आप याद रखिएगा। और जो स्वामी विवेकानंद का जो बचपन के नाम था नरेंद्र दत्त था, और जो स्वामी विवेकानंद पढ़ा नरेंद्र दत्त से जो एक महाराजा कुंवर अजीत सिंह के कहने पे इनका जो नाम पड़ा स्वामी विवेकानंद पड़ा। और एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो भी लिखा रहे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए आप इसको नोट डाउन करते जाइए। और अपने पैसे से सिक्का को मतलब भेजे थे कौन, तो जो महाराजा कुंवर अजीत सिंह थे वो अपने पैसे से सिक्काओ भेजे थे किनको, तो स्वामी विवेकानंद को, जो प्रथम धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। तो पूछा जाता है कि प्रथम धर्म सम्मेलन भाग लिए थे, और एक कब लिए थे भाग, तो 1893। कहाँ, तो ये लिख लीजिए शिकागो जो अमेरिका में पड़ता है। और किस अमेरिका में पड़ता है, तो उत्तरी अमेरिका में, मतलब अमेरिका में पड़ता है और उत्तरी अमेरिका महादेश में शिकागो में भाग लिए थे। प्रथम धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे स्वामी विवेकानंद, जो 1893 में शिकागो में, ये जो फर्स्ट था और जो सेकेंड था, ये आपका फर्स्ट था। और सेकेंड धर्म सम्मेलन में गए थे कहाँ, पेरिस, जो 1902 में। ये कहाँ गए थे, जो सेकेंड धर्म सम्मेलन लिख लीजिएगा, सेकेंड धर्म सम्मेलन 1902 में पेरिस गए थे। पेरिस गए थे, तो वहीं इनका क्या हो गया था, तो मृत्यु हो गया था। 4 जुलाई 1902 को इनका मृत्यु हो गया था। 4 जुलाई 1902 इसी दिन क्या हो गया था, स्वामी विवेकानंद का मृत्यु हो गया था। और इसी दिन अमेरिका का आज़ादी दिवस, इसी दिन क्या था, तो अमेरिका का आज़ादी दिवस, इसी दिन क्या था, अमेरिका का आज़ादी दिवस, अमेरिका का आज़ादी दिवस, आज़ादी दिवस। तो आप इसको भी याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। तीन नंबर प्रश्न है, इसका आंसर है, हम आपको बताते कि ब्राह्मण समाज की स्थापना हुई थी 1828 में, 1829 में, 1831 में, 1843 में। तो इसका आंसर हमें बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अभी तुरंत हम अभी आपको बताया कि ब्राह्मण समाज का स्थापना कौन किए थे, तो राजा राम मोहन राय। यहाँ देखिए अभी हम आपको बताया कि राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्राह्मण समाज का स्थापना किया गया था। देखिए राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्राह्मण समाज का स्थापना किया गया था, कब किया गया था, तो 1828 में। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 1828। इस प्रश्न पे टाइम देने लायक नहीं है, जो प्रश्न टाइम जिस पे देना होगा उस पे हम दे देंगे। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए में दिया लाहौर, बी में दिया दिल्ली, सी में अजमेर और डी में लखनऊती। तो आप बताइए हमें इसका आंसर क्या होगा। और एक बार आप सोच लिया कीजिए, हम बताते हैं उसका आंसर, उससे पहले आप सोच लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो इसका जो राजधानी था, इसका राजधानी कहाँ था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो राजधानी पूछ रहा है, तो राजधानी कहाँ हो जाएगा, लाहौर। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका राजधानी कहाँ था, लाहौर। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, किसका स्थापना किया था, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कौन किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और जो कुतुब मीनार बनवाया था, जो कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। जो देखिए कुतुब मीनार का शुरुआत पूछेगा किसने करवाया शुरू, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। जो पहला मंजिला था कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया था उसको, और जो सेकेंड और फोर्थ मंजिला था इल्तुतमिश निर्माण कराया था। तो आपसे पूछता है कि कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और अगर पूछे कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने कराया, इल्तुतमिश ने।
लेकिन एक और ऑप्शन देता है, मतलब कि पांचवी मंजिला मतलब बताया जाता है कि पांचवी मंजिला मतलब बनाता है फिरोज शाह तुगलक के काल में बनाया जाता है। इस पे 5 मंजिला रहता है कुतुब मीनार पे, तो जो 5वीं मंजिला रहता है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया जाता है। तो इस हिसाब से अगर आंसर आपका रहेगा फिरोज शाह तुगलक की पूछे कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया, तो फिरोज शाह तुगलक होना चाहिए। लेकिन आपके एग्जाम में जो आंसर रहेगा इल्तुतमिश ही देता है ज्यादातर कि कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया, तो इल्तुतमिश ने कराया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। और अगर आपसे पूछेगा कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए लाहौर। और ये भी आपसे पूछता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का जो झोपड़ा था किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। और ये कब बनाया था, जो 2.5 दिन का झोपड़ा था किसने बनाया, से आपसे एग्जाम में देखिए डेट आपसे एग्जाम में बहुत कम ही पूछा जाता है, तो आपसे ज्यादा पूछेगा कि किसने करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण। किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हिमालय, बी में एंडीज, सी में रॉकीज और डी में आल्प्स। तो विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, तो जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हिमालय, बी में एंडीज, सी में रॉकीज और डी में आल्प्स। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एंडीज। जो एंडीज कहाँ पड़ता है, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। एंडीज जो पड़ता है उत्तरी अमेरिका, तो हम यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहे हैं एन ए, जिसको हम लोग लिखेंगे नॉर्थ अमेरिका। जो एंडीज पड़ता है उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। ये विश्व की सबसे लंबी मतलब क्या पर्वत श्रृंखला, और सेकेंड में कौन है, रॉकीज, और जो थर्ड में है आल्प्स होगा। थर्ड में कौन, सॉरी थर्ड में हिमालय हो जाएगा। सबसे अगर लंबी पर्वत श्रृंखला पूछेगा तो एंडीज नहीं रहेगा तो रॉकी मारेंगे, और रॉकी नहीं रहेगा तो हिमालय को आंसर मारेंगे। फर्स्ट में कौन है पर्वत सबसे लंबी श्रृंखला, एंडीज, जो कहाँ पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका में। और जो रॉकीज पर्वत श्रृंखला है दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं साउथ अमेरिका। तो ये शॉर्ट में हम लिख दें ए से। और हिमालय आपको मालूम होगा कि इंडिया में पड़ता है। हिमालय इंडिया नहीं बोलेंगे, एशिया में बोलेंगे। हिमालय कहाँ पड़ता है, एशिया में पड़ता है। हिमालय जो आपका कहाँ हो जाएगा, तो एशिया को हम लोग शॉर्ट में ए लिख दे रहे हैं, तो हिमालय एशिया में पड़ता है। और जो एंडीज है उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, और रॉकी कहाँ पड़ता है, दक्षिणी अमेरिका में। और जो आल्प्स है ये कहाँ पड़ता है, तो यूरोप में पड़ता है। यूरोप महादेश में कौन पड़ता है, आल्प्स। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एंडीज। क्योंकि एंडीज सबसे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, अगर एंडीज नहीं रहेगा तो रॉकी को मारेंगे, और रॉकी नहीं रहेगा तो हिमालय। तो इसका आंसर क्लियर हो गया होगा। और लेकिन भारत के सबसे अगर ऊंची चोटी पूछेगा, भारत के सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी लंबाई कितना है 8,611। और जो पहला पूछेगा सबसे भारत सबसे ऊंची चोटी K2, अगर K2 आंसर नहीं रहेगा तो ऑप्शन में, तो आंसर होगा कंचनजंगा, जिसकी लंबाई कितनी है 8,598। तो इसका आंसर क्लियर हो गया होगा। आई होप कि इसका आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। और अभी हम आपको बताएं जो एंडीज है इसका लंबाई कहीं कहीं देता है 7,000 किलोमीटर है, जो टेरा डेल फ्यूगो से पनामा तक यह फैला हुआ है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि एपेक का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म बताना आपको कि एपेक का पूर्ण रूप क्या है। तो एपेक का जो पूर्ण रूप होता है यहां लिखेगा एपेक, एपेक। तो एपेक का जो फुल फॉर्म होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, इकोनॉमिक कॉपरेशन, इसका क्या होता है फुल फॉर्म होता है
एपेक का जो फुल फॉर्म होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और फॉर्मेट कब हुआ था तो 1989 में। फॉर्मेट कब हुआ था तो फॉर्मेट इन 1989, मतलब स्थापना 1989 में। तो यहाँ आपसे फुल फॉर्म पूछा कि एपेक का पूर्ण रूप क्या है, एशिया फॉर पीस एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और बी में दे एशिया पैक्ट फॉर इन्वायरमेंट कंट्रोलर कोऑपरेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कंट्रोलर, कंट्रोलर तो है नहीं, और डी में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि पटना का स्थानीय समय है भारतीय मानक समय से आगे, भारतीय मानक समय से पीछे, वही है जो भारतीय मानक समय है, भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर आप सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपको इस प्रश्न का आंसर जानने के लिए आपको मैप याद रखना, क्योंकि आप रटिएगा तो पटना, आज मान लीजिए आपको पटना पूछा, कल दिल्ली भी पूछ सकता, गुजरात भी पूछ सकता, महाराष्ट्र भी पूछ सकता, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए आपको ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए मतलब मैप आपको कंप्लीट होना चाहिए कि जो मानक समय रेखा भारत के कहाँ से गुजरता है, और जो जिस प्रश्न में पूछ रहा है, जिसमें पटना पूछा, तो जो भारतीय मानक समय गुजर रहा पटना कौन साइड है, ये आपको मालूम। तो चलिए हम यहाँ आपको मैप लगा दिए जिसे समझने में आपको आसानी हो सकता है। तो यहाँ आप देखिएगा कि जो 82.5 डिग्री से गुजरता है स्टैंडर्ड मिडिल ऑफ इंडिया भारतीय मानक समय, तो भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री से होकर गुजरता है। तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा जो रेड वाला है लाइन, यही भारतीय मानक समय रेखा गुजर रहा है। और यहाँ जो है बिहार का मैप है, बिहार में देखिए पटना मान लीजिए कि यहाँ है, तब ध्यान से देखिएगा कि ये जो है 82.5 डिग्री पे गुजर रहा है। तो इसको आगे बढ़िएगा तो 82.5 डिग्री से धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, मतलब 85, 86, 87 हो जाएगा। तो यहाँ आएंगे तो यहाँ के टाइम से यहाँ क्या होगा, ज़्यादा रहेगा। यहाँ के टाइम से यहाँ जो ज़्यादा रहेगा, तो इसका कहने का मतलब है जब ज़्यादा अधिक रहेगा, क्योंकि इस साइड है तो इस साइड बढ़ते जाता है, और इस साइड क्या होगा, घटते जाएगा। तो इस साइड जो भी मतलब पूछ देगा, कोई भी देश यहाँ दे सकता है, पश्चिम बंगाल और यहाँ झारखंड कुछ भी दे सकता है। तो इधर जो क्या होता है बढ़ते जाता है इस साइड, और इस साइड क्या होता है घटते जाता है। तो यहाँ जो पटना यहाँ, तो यहाँ पटना यहाँ, तो यहाँ जो मानक समय गुजर रहा है उससे ज़्यादा होगा। तो यहाँ इसका जो आंसर होगा भारतीय मानक समय से अधिक, भारतीय मानक समय से आगे। यहाँ पूछेंगे भारतीय मानक समय से क्या होगा, आगे होगा। देखिए कैसे समझ में, जैसे मान लीजिए ये साइड है जो पूर्व है, ये साइड क्या है पूर्व है, और ये साइड अगर पूर्व है तो ये साइड आपका क्या होगा पश्चिम है। तो ये साइड जो समय है तो मान लीजिए भारतीय मानक समय से आगे है। आगे कहने का मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे में मान लीजिए हम लोग एक एग्जांपल आपको लेकर बताते हैं कि जैसे में गुजरात है और आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में जो सुबह होता है मान लीजिए 5 बजे होता है, और गुजरात में जो होता है 7 बजे होता है। क्यों, क्योंकि 2 घंटा आगे पीछे है, 2 घंटा आगे पीछे। तो इसका कहने का मतलब ये होगा कि जो आंध्र प्रदेश का जो समय है गुजरात के समय से क्या है आगे है, क्योंकि आगे चल रहा, सुबह जल्दी हो जा रहा। तो यहाँ इसका कहने का मतलब ये हुआ। और यहाँ आपको हम क्या बताइए, इधर जो है घटता है, यहाँ आप याद रखिए इधर जो आपका टाइम होगा 82.5 डिग्री, इधर धीरे धीरे घटेगा, तो घटेगा तो ही यहाँ ज़्यादा होगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो पटना का जो समय है पहले मतलब सुबह हो जाएगा। एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो भारतीय मानक समय पटना का मानक समय अधिक है। एग्जाम्पल में अभी हम आपको लिए कि गुजरात और आंध्र प्रदेश की सुबह पहले होता है आंध्र प्रदेश में, गुजरात में बाद में होता है। इसका कहने का मतलब उसका जो समय है आगे चल रहा है और गुजरात का समय पीछे चल रहा है। उसी तरह से पटना जो सुबह होगा यहाँ से आगे होगा, इससे इस स्थान से इस स्थान पे सुबह आगे होगा और इस स्थान पे पीछे होगा। तो यहाँ जो पटना का जो समय है भारतीय मानक समय से क्या हो, यहाँ जो भी इस लाइन पे होगा देश बोल रहे हैं शहर, उस शहर से क्या होगा पटना का जो समय होगा आगे होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं भारतीय मानक समय से पटना का जो समय है आगे है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न में चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे
अधिव्यापक रहे, मतलब किस क्षेत्र में सबसे व्यापक रहे। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया बिहार, बी में दिया गया बंगाल, सी में गुजरात, डी में संयुक्त प्रांत। तो प्रश्न पूछ रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे, बिहार, बंगाल, गुजरात, संयुक्त प्रांत। तो इसका आंसर क्या होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, आप हमें इसका प्रश्न का आंसर मतलब कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर सोच लिए होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, आप इसका आंसर सोच लिए होंगे। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत, संयुक्त मतलब आप जानते हैं, संयुक्त कहने का मतलब होता है मिल के, जोड़ा। संयुक्त मतलब मिला हुआ प्रांत। इस प्रश्न का आंसर होगा संयुक्त प्रांत। तो यहाँ आया भारत छोड़ो आंदोलन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो चलिए हम लोग उसी तरह से देख भी लेते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप लिख कर डैश दीजिए भारत छोड़ो आंदोलन या प्रस्ताव। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। आंदोलन लिखकर डैश दीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन लिखकर डैश दीजिएगा। और इसमें जो इसका जो प्रस्ताव रखा गया था, लिखेगा प्रस्ताव। प्रस्ताव कब रखा गया था, तो 14 जुलाई 1942 को, 14 जुलाई 1942 को। और अध्यक्षता कौन किए थे, अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद, जिसको हम बोलते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। और इन्हीं के जन्म दिवस पे 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। शिक्षा दिवस और शिक्षक दिवस दोनों में अंतर है। टीचर डे और शिक्षा और शिक्षक। शिक्षक कहने का मतलब है जो शिक्षा दे उसको हम लोग बोलते हैं शिक्षक, मतलब जो शिक्षा दे उसको बोलते हैं शिक्षक। तो दोनों में क्या है अंतर, शिक्षक दिवस और शिक्षा। तो यहां आपका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। आप ये भी याद रखें 11 नवंबर शिक्षा दिवस मनाया जाता है। किनके जन्म दिवस, तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पे। और वो क्या किए थे, तो अध्यक्ष थे, मतलब अध्यक्षता किए थे इसका। कौन किए थे, तो अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद आप लिख लीजिएगा। अब्दुल कलाम हम यहाँ लिख दे रहे हैं और आजाद आप लिख लीजिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं। और इसी समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। तो आप इसको नोट डाउन खुद से कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही उतना मतलब बच्चों को याद रखता है कि करो या मारा का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी। करो या मारा का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी। तो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको खुद से मतलब इतना हम उम्मीद करते हैं कि आपको याद होगा पहले से, या नहीं भी याद होगा तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला पॉइंट में लिखिएगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपसे पूछ लेता है कि किस जेल में किसको भेजा गया। आपसे पूछेगा गांधी जी को किस जेल में भेजा गया, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए हम लोग उसको लिख लेते हैं। क्या लिखिएगा, गांधी जी गांधी जी गांधी जी गांधी जी लिखकर दे दीजिए। गांधी जी और कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी। अगला लिखेगा सरोजनी नायडू। इन सभी को किस जेल में भेजा गया था। आपसे कोई भी मतलब एक ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछ लेगा। तो जो जेल का नाम था पूना के
आगा खा पैलेस, पूना के आगा खां पैलेस, पैलेस में। अगला लिखिएगा जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो इनको कहाँ भेजा गया था? तो अल्मोड़ा जेल में, जो कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड आपको मालूम होगा कि भारत के एक राज्य है, अल्मोड़ा जेल में। अगला लिखिएगा राजेंद्र प्रसाद। तो आप इसको जरूर याद रखिए क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा था? बांकीपुर जेल, जो कहाँ? पटना में। और पटना कहाँ है? तो बिहार में। तो बांकीपुर जेल, बांकीपुर जेल ये कहाँ पड़ता है? पटना। और पटना कहाँ है? बिहार में। तो इसको लिख लीजिएगा क्वेश्चन मार्क बिहार। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण को कहाँ भेजा गया था? तो हजारीबाग जेल। जयप्रकाश नारायण को कहाँ भेजा गया था? तो हजारीबाग जेल। और एक कहाँ पड़ता है? झारखंड में। और उस समय जो था झारखंड और बिहार एक ही में था, हजारीबाग जेल। आप इसको याद रखिएगा। और यहीं से जो हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण क्या होते भाग गए थे, और फिर से मतलब आंदोलन मतलब शुरू हो गया था, मतलब धीरे धीरे। जयप्रकाश नारायण कहाँ थे? तो हजारीबाग जेल में। और एक अगला अब्दुल कलाम आजाद, तो इनको कहाँ भेजा गया था? अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद को कहाँ भेजा गया था? तो इनको भेजा गया था बांकुड़ा जेल में, बांकुड़ा जेल में। और एक कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न का जो आंसर होगा संयुक्त प्रांत। 9 नंबर प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, भूदान आंदोलन, उनको कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाया गया। तभी आपको बताया कि भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो इसका आंसर क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए में दिया लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, और सी में दिया डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आई होप कि इसका आंसर आपको मालूम होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखिए आप कंफ्यूज में ये होते हैं, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। सिर्फ अगर पूछा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, आंसर हो जाएगा चेंज। सिर्फ लगा दिया आगे स्वतंत्र, इसका कहने का मतलब आराम से समझे, स्वतंत्र कहने का मतलब जब भारत स्वतंत्र हो गया, और सिर्फ लगा भारत कहने का मतलब भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर, मतलब स्वतंत्रता के बाद तक अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। और भारत के पूछेगा तो भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम, और ये भी पूछता कि भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी एवं अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, लिखिएगा सी राजगोपालाचारी लिख कर डैश दीजिए और लिखिएगा भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। भारतीय पूछ रहा है इसलिए सी राजगोपालाचारी होगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता किए थे 1947 में। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अध्यक्षता किसने की थी? अब किसका अध्यक्षता? तब भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन की थी? तो कृपलानी।
और अगर इस आपसे पूछता है कि भारत के अंतिम वाइसरॉय कौन थे, तो भारत के जो अंतिम वाइसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में लिख लीजिए लॉर्ड माउंटबेटन क्या थे, तो भारत के अंतिम वाइसरॉय थे। भारत के अंतिम क्या थे, तो वाइसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लिखिएगा तो लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए आपको यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि लॉर्ड माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी आंसर कब हुआ। आपको बता रहा है लॉर्ड माउंटबेटन लिखकर डैश दीजिए, उसमें लिखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, और एक और पॉइंट लिखिएगा भारत के अंतिम, जो भारत के स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। देखिए क्या लिखना, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा सी राजगोपालाचारी। और अगर आपसे पूछेगा भारत के अंतिम वाइसरॉय तो लॉर्ड माउंटबेटन। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, गद्दार पार्टी की स्थापना हुई वर्ष, आपको वर्ष बताना है, कब हुई, 1907 में, 1913 में, 1917 में, 1920 में। तो जो गद्दार पार्टी की स्थापना कब थी इसको आपको बताना है। तो जो गद्दार पार्टी का स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, तो 1913 में हुआ था। कब हुआ था, 1913 में। और अगर आपसे पूछेगा किसने किया, तो किसने किया में लिखिएगा लाला 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 हरदयाल। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो आप अगर बचपन नहीं बोलते हैं मार के गर्दा उड़ा दे ही कार्य, अगर बचपन में अगर आप पढ़े होंगे, मतलब जैसे में बचपन अगर आप गांव में देहात में रहे होंगे तो बचपन में अगर देखिएगा बच्चा लोग लड़ाई करता है तो बोलेगा मार के गर्दा उड़ा दे ही कार्य। इसका मतलब कहने का मतलब हो गया कि गर्दा उड़ा दे, कहने का मतलब मार के पूरा क्या, जब शरीर पे मार पड़ता है तो देखिए शरीर जो होता है लाल हो जाता है। लाल कहने का मतलब पूरा लाल। इससे याद रखिए लाला हरदयाल। फिर से सुनिए कि गद्दार पार्टी की स्थापना किसने किया, इससे को रिलेट करके याद रखा, गद्दार से गर्दा मतलब मार के गर्दा उड़ा दिया, जब मार पड़ेगा शरीर पे शरीर क्या होता है लाल हो जाता, तो लाल से लाला हरदयाल, इसका आंसर याद रखिएगा। और जो गद्दार आंदोलनों ने क्या किया था, तो कि सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम की स्थापना की थी। आपसे पूछता है कि युगांतर आश्रम की स्थापना किसने किया, तो गद्दार आंदोलनों ने। इसको आप याद रखिए। और मुख्यालय कहां था, सैन फ्रांसिस्को, जो कहां पड़ता है, अमेरिका में पड़ता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, ये आपका 11 था, 12 नंबर प्रश्न है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया। देखिए आप फिर से प्रश्न पढ़िए, जब ऑप्शन पढ़ लेते हैं उसके बाद समझ में आएगा। हिंदुओं और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया। और डी में लिखा गया इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया, मतलब फिर से मेल स्थापित किया। प्रश्न बोल रहा है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का आरंभ का घोतक था, मतलब आरंभ का एक घोतक था, कहने का मतलब उसका रूप था, मतलब एक होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का आरंभ का घोतक था। कहने का मतलब स्वतंत्रता, जो भारत जो स्वतंत्र है उसका मतलब ये भी एक क्या था, एक मेन रूप से मतलब इसको अथी किया था। तो इसमें आपको बताना, कारण आपको बताना है। तो कारण मैं आपको बता रहा है कि यहां लिखा गया ऑप्शन में, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। और बी में लिखा कि आंदोलन का नेतृत्व तो गांधी जी के हाथ में आ गया। तो मतलब गांधी जी के हाथ में आ गया तक क्या होगा, गांधी जी मतलब स्वतंत्र करा दिए, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए जो क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। तो होम रूल आंदोलन जो था, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप लिख लीजिए। तो होम रूल आंदोलन लिखकर डैश दीजिए, होम रूल आंदोलन लिखकर डैश दीजिए, होम रूल आंदोलन लिखकर डैश दीजिए।
होम रूल आंदोलन या होम रूल लीग लिख लीजिए, सिर्फ लीग। तो जो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर स्थापना की, तो यहां भी आंसर अलग अलग। अगर आपसे पूछेगा होम रूल लीग की स्थापना जो बाल गंगाधर तिलक किए थे वो कहां किए थे, तो तिलक लिख कर दे दीजिएगा। तिलक, तिलक कहां किए थे, तो होम रूल लीग का स्थापना कहां किए थे तिलक ने, तो पूना में। कहां किए थे, पूना में। और कब किए थे, तो 28 अप्रैल 1916 को, 28 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग का स्थापना तिलक कहां किए थे, पूना में। कब किए, 28 अप्रैल 1916 को। और एक अगला पॉइंट है एनी बेसेंट। तो जो मद्रास में एनी बेसेंट लिखिएगा, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट जो स्थापना की थी मद्रास में की थी, कब की थी, तो सितंबर 1916 में। मद्रास लिखिएगा सितंबर 1916। अब आपको यहां अगर ऑप्शन में मान लीजिए आपसे पूछेगा कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी में दिया है एनी बेसेंट, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है स्वामी विवेकानंद, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया दयानंद सरस्वती। तो इसका अगर आंसर इस तरह से देना, अलग अलग आपको अगर देना है ऑप्शन, तो जो आपका जो पहला आंसर होगा मान्यता वो होगा तिलक, क्योंकि जो तिलक होम रूल की स्थापना किए थे एनी बेसेंट से पहले ही कर दिए थे। देखिए 1916 में तो दोनों ही किए थे, लेकिन सितंबर में किए थी एनी बेसेंट, और जो बाल गंगाधर तिलक थे अप्रैल में ही कर दिए थे। तो जो पहला आंसर होगा मान्यता, अलग अलग अगर ऑप्शन में रहेगा तो तिलक मारेंगे, लेकिन अगर ऑप्शन तिलक और एनी बेसेंट लिख दिया, ऑप्शन नंबर ए में तिलक, बी में एनी बेसेंट और सी में लिखा कि ए और बी दोनों, तो आंसर मारेंगे ए और बी दोनों। अगर तिलक ऑप्शन में नहीं रहेगा तो एनी बेसेंट मारेंगे ही, लेकिन अलग अलग ऑप्शन में चुना, तो पहला आंसर जो होगा मान्यता, फर्स्ट जो होगा तिलक और सेकेंड एनी बेसेंट को मारेंगे। और ऑप्शन नंबर दोनों है दिया गया तो दोनों को मारेंगे। क्यों, क्योंकि जो तिलक थे सबसे पहले स्थापना की थी, उसके बाद एनी बेसेंट की थी। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर प्रश्न है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध कहने का मतलब क्या हो, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध कहने का मतलब लास्ट में, जैसे खत्म होने वाला। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, राजा राम मोहन राय। तो ये बता कि रामकृष्ण परमहंस कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, और स्वामी विवेकानंद कौन थे, तो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। और स्वामी विवेकानंद ही प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुए थे, विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुए थे 1893 में, कहाँ, शिकागो में। तो इसको भी आपको याद रखना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। लिख रहा उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद। और इन्हीं के जन्म दिवस पर युवा दिवस भी मनाया जाता था। यहाँ नव हिंदूवाद जैसे ही आ गया, मतलब युवा से रिलेटेड, मतलब जो आ गया है कि युवा दिवस किसके जन्म दिवस मना, स्वामी विवेकानंद। नव हिंदूवाद के कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा, कारण बताना। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, बी में लिख रहा है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, और सी में इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, और डी में जमींदारों की असहभागिता। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो जो 1857 का जो क्रांति था असफल रहने के कारण 2-3 कारण था। इसमें पहला जो मतलब कारण जो था संगठन और एकता का अभाव, कहने का मतलब संगठन नहीं था और लोगों में मतलब एकता नहीं था, और परंपरावादी हथियार का अभाव, मतलब परंपरावादी कहने का मतलब उस समय का जो हथियार था उसका भी अभाव था, उस समय का जो हथियार चल रहा था, और नेतृत्व का अभाव था, मतलब नेतृत्व भी सही ढंग से नहीं हो पाया, मतलब नेतृत्व जो हो पा रहा था वो सही ढंग से नहीं हो पा रहा था। तो इस प्रश्न का आंसर जो ऑप्शन नंबर बी है राइट हो जाएगा, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। तो इसका आंसर जो पहला है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं रहता तो हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, क्योंकि एकता का भी अभाव था, तो ऑप्शन नंबर जो ए रहता,
ये सेकेंड आंसर हो जाता, और जो बी है ये फर्स्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगर बी नहीं रहता तो ए को मारते। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? ऑप्शन नंबर ए में लिखा है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, बी में डोमिनियस स्टेटस प्रदान करना, और सी में लिखा सत्ता हस्तांतरण की तिथि, और डी में सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जो पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था अगर पूछेगा फर्स्ट, तो फर्स्ट कब हुआ था? तो 1930 में। छोटा डेट भी आपसे पूछ लेता तो छोटा डेट के साथ आप लिखिए 12 नवंबर 12 नवंबर 12 नवंबर 12 नवंबर लिखिएगा 12 नवंबर 12 नवंबर 1930। टू कब तक चला था? तो 19 जनवरी 1931 तक। 19 जनवरी 1931 तक चला फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन। अगर सेकेंड पूछेगा 7 सितंबर 1931 से कब तक चला था? 1 दिसंबर 1931 तक। और सिर्फ कांग्रेस के तरफ से मतलब कौन भाग लिए? तो सिर्फ गांधी जी सिर्फ भाग लिए थे। और ये भी पूछ लेता है किस जहाज से गांधी जी गए थे लंदन? तो एसएस राजपूताना जहाज से गए थे। इसमें कौन भाग लिए थे? तो गांधी जी मतलब भाग लिए थे। और किस जहाज से गए? गांधी लिख लीजिए, थोड़ा जी लगा दीजिए क्योंकि रिस्पेक्ट हो जाएगा। गांधी जी भाग। और किस जहाज से गए थे? तो जहाज का जो नाम था एसएस राजपूताना। जहाज का जो नाम था एसएस राजपूताना, इसको आप लिख लीजिएगा। किसका नाम था? तो यहां लिख लीजिए कोष्ट में करके, जहाज का नाम था एसएस राजपूताना। जहाज का नाम था, इसको लिख लीजिएगा। अगला पॉइंट में लिखिए जो थर्ड जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 17 नवंबर। अगर छोटा डेट नहीं है तो आप ये भी याद रखें, पहला जो हुआ 30 में हुआ, दूसरा 31 में हुआ, तीसरा 32 में हुआ। तो कभी कभी छोटा डेट भी आपसे पूछ लेता है, इसलिए हम छोटा डेट भी या लिखा दे रहे हैं कि आपको याद रहेगा तो सही है, नहीं याद रहेगा तो भी सही है, क्योंकि हमारा काम है पढ़ाना, आपका काम है याद करना। 17 नवंबर 1932 से कब तक चला था? तो 24 दिसंबर 1932 तक चला था। 24 दिसंबर 1932 तक चला था। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न में पूछ रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया। अभी आपको तुरंत बताए थे पिछले वाले प्रश्न में, फर्स्ट या सेकंड में, येरबादा जेल में, नैनी जेल में, अहमदनगर के किले में, आगा खां पैलेस में। तो कहाँ गांधी जी को रखा गया था? तो आई होप कि इसका आंसर आपको मालूम होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये कहाँ पड़ता है? पूना में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? पूना में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न में चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप में मतलब खुद से जाकर शामिल नहीं हुए। ऑप्शन नंबर ए राजकोट सत्याग्रह, बी में खेड़ा सत्याग्रह, बाइकोम सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। तो आपको मालूम होगा कि असहयोग आंदोलन में भी गांधी जी शामिल थे और खेड़ा सत्याग्रह में शामिल थे। और जो खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन जो चला था 1919 से लेकर 1922 तक चला था। शुरू कब हुआ था? तो 1919 से लेकर 1922 तक चला था।
और बाइकोम जो सत्याग्रह था ये कब तक चला था? 1924 से लेकर 1925 तक। इसको लिख लीजिए 1919 से लेकर 22 तक। 1919 से लेकर 22 तक ये जो चला था 1924 से लेकर 25 तक। और जो बाइकोम सत्याग्रह था अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरोध किया था। मतलब ये कहाँ चला था? त्रावणकोर, केरल में। इसका कहने का मतलब ये बाइकोम जो सत्याग्रह चला था एक तरह से आपको ठेठ टिप्पणी में बता रहा है कि मतलब छुआछूत के विरोध के कारण चला था बाइकोम सत्याग्रह। मतलब एक मंदिर था तो उसी मंदिर के पास मतलब छुआछूत के विरोध के कारण चला था बाइकोम सत्याग्रह। और एक कब चला था? 1924 से लेकर 25 तक। और एक कहाँ चला था? तो केरल में त्रावणकोर एक जगह का नाम है, वहीं चला था। तो इस प्रश्न आपसे पूछ रहा है तो तीनों में शामिल थे, तो किस में शामिल नहीं थे? तो राजकोट सत्याग्रह ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न पूछा कि बारदोली सत्याग्रह नेतृत्व किसने किया? तो बहुत ही बार बता दिया है आंसर इसका, एक दो बार और पिछले वाले प्रश्न में आया था। तो इसका जो 1928 में कौन किया था नेतृत्व? तो वल्लभ भाई पटेल। और इसी आंदोलन में वहाँ के जो महिलाएं थी, एक तरह से महिलाओं ने ही जो वल्लभ भाई पटेल थे सरदार की उपाधि दी। किस महिला दिए थे? तो बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। तब से भी पूछता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया? तो बारदोली सत्याग्रह के महिलाओं ने। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। ये आपका पिछला प्रश्न क्या था? 18 नंबर। ये आपका 18 नंबर प्रश्न था। अरे 19 निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? तो इसको आपको मतलब इस प्रश्न को करने के लिए आपको मैप याद रखना होगा। तो इस प्रश्न को हम लोग फिर से रिपीट करेंगे, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट नदी है उसको बता दिया जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? तो इस प्रश्न का ऐसा आंसर बताने में आपको समझ में नहीं आएगा, तो फिर से इस प्रश्न को हमको मतलब ऐड करेंगे इस प्रश्न को, और आपको मैप के द्वारा जो भी इंपॉर्टेंट नदी है उसको बता दिएगा। इसका आंसर अभी हम फिलहाल आपको सिर्फ आंसर बता देते इस प्रश्न का। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा गंडक। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? गंडक। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा का नेता कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपयुक्त में से कौन है? तो लोकसभा का नेता कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। तो इस प्रश्न का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो आज का जो प्रश्न था कंप्लीट हो गया 20 प्रश्न। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों पर शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप जो भी है आप इसको शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो ऐसे ही वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।